अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का एक और अफसोसनाक वाक़या, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ये डेरा इस्माइल खान के से तकरीबन शहर से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है। उसके ऊपर रात गए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे के करीब, जो सिक्योरिटी एहलकार और आई विटनेसेस बता रहे हैं, कोई 2 दर्जन के करीब जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने चारों तरफ से जो पुलिस स्टेशन है उस पर हमला किया और उसमें उन्होंने स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के ऊपर फेंके और भारी असलहे के साथ उन्होंने एक मौके के ऊपर, जो वहाँ पर पुलिस एहलकार हैं मुझे बता रहे हैं कि उस जो पुलिस जो स्टेशन है उसका कंट्रोल भी उन्होंने ले लिया था। लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे की जो लड़ाई में, इनकाउंटर में, एक्सचेंज ऑफ फायर में फिर उस जो पुलिस स्टेशन है उसका जो कंट्रोल संभाला गया। लेकिन उसके नतीजे में अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, उसमें 10 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए, 6 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और उसमें जो 6 जो पुलिस एहलकार थे वो जो खैबर पख्तूनख्वा की एलीट यूनिट है, जिसका बुनियादी मकसद ही दहशतगर्दी को रोकना, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई करना, और वो इसी वजह से डिप्लॉय थे। एक तो इलेक्शंस की वजह से, और दूसरा क्योंकि डेरा इस्माइल खान में ये पहला दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो डेरा इस्माइल खान है वो दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर ये जो एलीट जो पुलिस की जो यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी वहाँ पे डिप्लॉय थे। तो उनके भी 6 एहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। अब ये जो वाक़या पेश आया है, ये 3 रोज़ पहले, जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। और अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इजाफ़ा देखने को आ रहा है। तो एक जो बात कही जा रही है कि क्या इसका जो लिंक है वो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को उससे है, और क्या जो दहशतगर्द हैं या उनके पीछे जो भी उनके मास्टरमाइंड हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात को डिसरप्ट करना चाहते हैं, मुलतवी करना चाहते हैं। तो आई थिंक जहाँ तक आज के वाक़े का ताल्लुक है, इसका यकीनी तौर पर क्योंकि आम इंतखाबात हो रहे हैं तो उसका भी एक ज़रूर असर है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसका प्योरली सिर्फ आम इंतखाबात से ही ताल्लुक है। क्योंकि अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ख़ास करके डेरा इस्माइल खान, क्योंकि जो इसकी जोग्राफ़ी है अगर आप देखें तो बिल्कुल ये एज पर है। जो सबका हमारे कबायली इलाके हैं, ख़ास करके जो जनूबी वज़ीरिस्तान है वो इसके साथ लगता है। तो इसलिए वहाँ से दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान की तरफ आना कदरे आसान भी है। और इसी वजह से हमने देखा है कि हालिया महीनों के अंदर डेरा इस्माइल खान ख़ास करके जो दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप देखें तो ऊपर तले हालिया दिनों में, हफ्तों में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसका ख़ास करके जो निशाना है वो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज है उनको भी बनाया गया। इनफैक्ट पिछले साल दिसंबर में जो एक वाक़या हुआ जिसमें आर्मी का एक जो सेंटर था उस पर इसी तरह से दहशतगर्दों ने धावा बोला, जिसके नतीजे में जो 23 पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए। और ये गुज़श्ता 10 सालों में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि जिस एक वाक़े में इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हुए। तो जो डेरा इस्माइल खान है, जैसे मैंने कहा कि वो हिट लिस्ट के ऊपर है जो दहशतगर्दों के। और फिर इसके जो मुल्का दूसरा शहर है टांग, उधर भी देखें तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हमें देखने को मिले हैं हालिया हफ्तों में। और ख़ास करके हालिया जो महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी आई है। अब इसमें यकीनी तौर पर कुछ अहम सवालात यहाँ पर ज़रूर उठते हैं, क्योंकि जैसे कि इन शहरों के अंदर, इन इलाकों में पहले ही दहशतगर्दी के जो वाक़यात ऊपर तले हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी हमारी एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो हाई अलर्ट पर तो रहते हैं। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में असले के साथ जब दहशतगर्द आते हैं और वो स्नाइपर्स के साथ हमला करते हैं, वो उनके पास हैंड ग्रेनेड्स भी हैं, बाकी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हैं, और वो हमला करके फिर कामयाबी के साथ वापस चले जाते हैं, तो यकीनी तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं,
ان کی کارکردگی کے اوپر ایک لحاظ سے سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے۔ اگر تو یہ کوئی سرپرائز حملہ ہو تو پھر تو آپ کہیں کہ اچھا اس میں آپ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے اوپر تلے واقعات کا ہونا اور پھر ان دہشت گردوں کا کامیاب ہونا، یقینی طور پر ہمیں جو ہماری اپنی انٹرنل ویکنسز ہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دوسرا اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو کسی گروپ نے بھی ابھی تک اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس طرح کے حملے وہ ماضی میں کرتی رہی ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ جیسے جیسے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اس میں ٹی ٹی پی کا نام آیا، تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے، کیونکہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے فرام اکراس دا بارڈر آپریٹ کر رہی ہے اور افغان طالبان کے آنے کے بعد وہ زیادہ مضبوط ہوئی ہے، تو جب بھی ٹی ٹی پی کوئی بڑی کارروائی پاکستان کے اندر کرتی ہے تو پاکستان دباؤ ڈالتا ہے افغان طالبان کے اوپر۔ تو حالیہ ہفتوں کے اندر اور خاص کر کے جو مولانا فضل الرحمان نے پچھلے ماہ جو ایک اہم دورہ کیا تھا افغانستان کا، وہاں پر ان کی افغان طالبان کی قیادت سے ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی، تو اس کے بعد اپیرنٹلی یہ خبریں بھی آئیں اور میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ شاید ٹی ٹی پی نے ایک انڈکلیئرڈ سیز فائر کا اعلان کیا ہے پاکستان کے اوپر حملوں کے حوالے سے، اور پاکستان میں عام انتخابات تک انہوں نے شاید بیہائنڈ دا سین یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کریں گے۔ لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اور ہم نے دیکھا کہ کوئی 14 جنوری کو واپس آ گئے تھے مولانا فضل الرحمان، ایک ویک لانگ ٹرپ تھا، تو 16 جنوری کے بعد جو بھی پاکستان میں خاص کر کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو ٹی ٹی پی نے کسی ایک کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، جو اس خطے سے واقف ہیں، جو ٹی ٹی پی کا جو طریقہ کار ہے اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اپیرنٹلی یہ ایک نئی حکمت عملی کے تحت جو ٹی ٹی پی اب آپریٹ کر رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے بے شک افغان طالبان کو یہ کمٹمنٹ دی ہو یا مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا ہو کہ انتخابات تک وہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کریں گے، فرق وہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی یہ ہے کہ کارروائیاں ان کی جاری ہیں، رسپانسبلٹی جو ہے وہ پبلکلی وہ نہیں لے رہے، کیونکہ جس طرح کا سوفسٹیکیٹڈ اٹیک آج صبح ڈیرہ اسماعیل خان پر ہوا ہے، تو اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں، جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ ہیں تمام ٹی ٹی پی والے، اور ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو کئی ایسے افیلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو انکرپٹڈ میسیجز جو ٹریس کیے ہیں لوگوں نے، اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، لیکن اس کی آفیشلی وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ایز پارٹ آف اے نیو اسٹریٹجی، کیونکہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو نمبر ون کہ جو مولانا فضل الرحمان جو افغانستان کے دورے پر گئے تھے اور اس دورے کے دوران جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو تشدد کی کارروائیاں ہیں اگر اسے بند نہیں کرتے تو کم از کم اس کو کم کریں، تو پھر اس کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی یقینی طور پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور افغان طالبان بھی یقینی طور پر ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ کارروائیاں ٹی ٹی پی کر رہی ہے، لیکن وہ بیکاز آف اس کا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ نہ ہو، افغان طالبان کے اوپر دباؤ نہ آئے، تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ یقینی طور پر اگر یہ بات میں اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہوں یا باقی جو لوگ اس سارے ملیٹنسی کو فالو کرتے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جن کا کام ہی ان سیکیورٹی معاملات کو دیکھنا ہے، تو وہ بھی اس سے اچھی طرح آگاہ ہوں گے کہ بے شک ٹی ٹی پی ذمہ داری قبول نہ کرے، لیکن ان حملوں کے پیچھے ٹی ٹی پی ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حالیہ کوششیں اگر ہم دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان ایون تھرو پرائیویٹ پیپل لائک مولانا فضل الرحمان ہوئی تھیں، اس کا کوئی خاطر خواہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے اندر ایک اور جو اینگل ہے اس میں آئی تھنک جو افغان طالبان ہیں وہ اس بات پر ابھی بھی بضد ہیں کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی والا معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بات چیت ہونی بھی ہے تو وہ
इनडायरेक्ट होगी, थ्रू अफगान तालिबान होगी। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान ने अनलाइक द पास्ट कुछ अहम प्री कंडीशंस रखी हैं, यानी कि जब तक उन शराइत पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक टीटीपी के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि एक तो टीटीपी को जो अपने हथियार हैं उन्हें फेंकना होगा। नंबर दो, उनको जो पाकिस्तान का जो आइन है उसकी पासदारी करनी होगी, यानी कि कोई भी ऐसा मुतालबा जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम हो या पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उस के हवाले से वो थ्रेट हो, तो पाकिस्तान इस तरह का कोई भी मुतालबा नहीं मानेगा। तो अगर टीटीपी सबसे पहले सरेंडर करती है, अपने हथियार फेंकती है, और दूसरा ये ऐलान करती है कि वो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करती है, तो फिर एक मौका हो सकता है कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान किसी भी सूरत टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि अफगान तालिबान अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे, तो ये जो टीटीपी की स्ट्रेटजी है, लगता ये है कि इस तरह के हमले पाकिस्तान के ऊपर करवा के और उन हमलों में तेज़ी करवा के, बेशक उसको वो पब्लिकली ओन नहीं कर रहे, पाकिस्तान को ये मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आए। और इसमें फिर अफगान तालिबान भी ऑफ कोर्स शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यूएन की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें मेरे ख्याल में किसी को अब शक नहीं होना चाहिए कि अफगान तालिबान पूरी तरह से टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और जो उनके लिंकेजेस आपस में हैं, तो ये कोई बेवकूफ़ी होगा पाकिस्तान के अंदर कि वो ये तवक्को करे कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन लेंगे। तो इसको सामने रखते हुए लगता ये है कि ये इस नई हिकमत अमली के तहत टीटीपी जो है गैर एलानिया, वो कहते हैं कि जी उन्होंने जंगबंदी की है, लगता ये है कि हमले उन्होंने जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत वो इनकी जिम्मेदारी जो है वो अब कबूल नहीं कर रहे। बट इसका फ़ायदा उनको क्या है कि पब्लिकली वो कहते हैं कि जी ये हमला हमने ही नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनको पता है कि इसके पीछे कौन है, और एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान को वो देना चाहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हम इन हमलों में मज़ीद तेज़ी लाएंगे। और इसमें अगेन एक और फैक्टर, हम अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तो आयद करते हैं कि यस टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर से ये हमले हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि डेरा इस्माइल खान में अगर इतनी बड़ी तादाद में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, तो दिस मीन्स के उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो यूएन की हालिया रिपोर्ट थी उसमें ये इंकशाफ किया गया कि 2023 के वस्त में केपीके के अंदर टीटीपी ने अपना एक नया बेस बनाया है, और उस बेस से अब तक 66 के करीब जो खुदकुश हमलावर हैं वो तरबियत पा चुके हैं। तो यकीनी तौर पर अगर यूएन का वो दावा और वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करती है कि एक मौके के ऊपर जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर कातलाना जो हमला था या एक मैसेकर था 2014 दिसंबर में, उसके बाद हमने एक मैसिव कैंपेन शुरू की साबका कबायली इलाकों में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, और फिर तकरीबन 4-5 साल के बाद जो अमन है वो पाकिस्तान के अंदर लौट आया। और अभी भी आई थिंक एक पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर है इसके अंदर कि जो भी हमले हो रहे हैं इस वक्त, कम अज़ कम जो पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं, माजी के अंदर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये बड़े जो शहर हैं ये भी महफूज नहीं थे, लेकिन अब लगता ये है कि दहशतगर्द जो हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं साबका कबायली इलाके या उनसे जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर ही मौजूद है, और उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जो मेन अर्बन सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अब तक उनको निशाना बना सकें। लेकिन अगर इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की गई, और अगर वाकई यूएन की रिपोर्ट को मान लिया जाए केपीके के अंदर कोई नया बेस बना है और 66 वहाँ से दहशतगर्द जो हैं वो तरबियत लेकर के तैयार हो चुके हैं, तो यकीनी तौर पर ये आई थिंक पाकिस्तान को एक प्रिएम्प्टिव मेजर लेना चाहिए, क्योंकि आप हर कुछ अरसे के बाद, जो हमने 2014 के बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया साबका कबायली इलाकों में, क्योंकि उसमें कोलेटरल डैमेज भी होता है, उसमें आपको बहुत से जो नेगेटिव उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आता है अगर आप देखें तो, जिसकी वजह से जो इतने बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, लोगों के घर तबाह हुए, कारोबार तबाह हुए। तो हर कुछ अरसे के बाद आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना बड़ा आप ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च करें। बेहतर यही है कि जो कामयाबियां हमने समेटी थी, अगर दोबारा से ये दहशतगर्द सर उठा रहे हैं
تو پریمپٹیو جو اسٹرائکس ہیں وہ کیے جائیں، پریمپٹیو میجرز لیے جائیں. اور رہی بات جہاں تک افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی ہے، تو اگر ہم پاکستان کے اپنے جو علاقے ہیں اس میں ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں، تو پھر جو بارڈر کا نظام ہے اس کو مزید بہتر بنا کے کم از کم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان آنے سے روکا جا سکتا ہے. بٹ نیورتھلیس یہ ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے کہ کس طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے وہ اب بغیر اعلان کیے اس طرح کی بڑی کارروائیاں کر رہی ہے اپیرنٹلی. اور کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، تو یقینی طور پر اب اللہ خیر کرے کہ جو پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، اور خاص کر کے جو کئی ایسے ہزاروں کی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے دہشت گردوں کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں کہ اس ڈیموکریٹک ایکسرسائز کو، اور جب پولنگ سٹیشنز کے اوپر عوام کا رش ہوتا ہے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک آسان ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ٹی ٹی پی ہے، جماعت الاحرار ہے، داعش دہشت گرد گروہ ہے، اور پاکستان کے جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں دے کین آلسو اسپوائل جو پاکستان کے اندر ایک جو ڈیموکریٹک یا الیکشن کی جو ایکسرسائز ہونی ہے. تو آئی تھنک اس واقعے کے بعد، حالانکہ پہلے بھی اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ جو ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں دے ول بی آن الرٹ، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ان جو حملے ہیں اس طرح کے، ان کو پریمپٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو ڈیمیج ہے وہ منیمم ہو. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.